तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योशिकी और हिकारू तकेडा के घर जाते हैं। वहां वो तकेडा के पिता के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक बूढ़ा पागल हो जाता है और हिकारू को मारने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी तनाका वहां पहुंचता है। वो हिकारू और योशिकी को तकेडा के पिता से तो बचा लेता है, लेकिन उसी पल तनाका खुद हिकारू का गला काट देता है। अब आगे योशिकी हिकारू का कटा हुआ सिर अपने हाथों में लिए बैठा होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। वो हर हाल में हिकारू को फिर से खोना नहीं चाहता। तभी हिकारू के कटे हुए सिर से एक अजीब क्रीपी सी चीज बाहर निकलने लगती है। वो चीज सिर्फ सिर से ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी से भी निकल रही होती है। योशिकी हिकारू का सिर वापस उसकी बॉडी पर रख देता है और पूरी कोशिश करता है कि उनका सिर दोबारा जुड़ जाए। वो रोते हुए चिल्लाते हुए बार बार कोशिश करता है और आखिरकार हिकारू का सिर उसकी बॉडी से जुड़ जाता है। जैसे ही ये होता है योशिकी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब योशिकी की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। उसकी माँ भी वहां मौजूद होती है। माँ उससे पूछती है, तकेडा के घर पर तुम्हारे और हिकारू के साथ क्या हुआ था? योशिकी को लगता है कि तनाका ने जो कुछ किया था शायद सबको पता चल गया, लेकिन उसकी माँ बताती है कि इस पूरी घटना को तो बस घर का छोटा सा झगड़ा मानकर दबा दिया गया है। फिर योशिकी हिकारू के बारे में पूछता है। वो देखता है कि हिकारू उसके पास वाले बेड पर पड़ा है। हिकारू जिंदा है लेकिन अब भी बेहोश है। उसकी गर्दन पर साफ निशान था जिससे यह साफ समझ आ रहा था कि उसका सिर दोबारा जोड़ा गया है। योशिकी सोचता है शायद हिकारू इस बार मरते मरते बचा है, इसलिए उसे ठीक होने में टाइम लग रहा है। और ऊपर से योशिकी ने हिकारू का वो हिस्सा अपने पास छुपा कर रखा हुआ था जिसकी वजह से हिकारू पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका था। इधर हम तनाका को देखते हैं। वो घर पर बैठा होता है। अब हिकारू के लिए उसका इंटरेस्ट और भी बढ़ चुका था। वो उसे और नजदीक से जानना चाहता था। तभी वहां तकीड़ा आता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, शायद अब मेरे पिताजी नहीं बच पाएंगे। इस पर तनाका कहता है, मुझे पहले ही ये सब पता था, लेकिन वहां पहुंचने में मुझे देर हो गई। खैर, तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के लिए तो ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं बच पाएंगे। फिर अब हमें एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। तनाका कहता है, क्या तुमने मेरे ग्लासेस देखे? मुझे मिल नहीं रहे। तकेडा कहता है, क्या मजाक कर रहे हैं? तेरे सामने ही तो पड़े हैं। जब तनाका अपने ग्लासेस उठाने लगता है तो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ दिख ही नहीं रहा। वो सामने रखा ग्लास गिरा देता है। और हाँ, तनाका सच में अंधा है। उसे तब तक कुछ दिखाई नहीं देता जब तक वो अपने स्पेशल चश्मे ना पहन ले। ये चश्मा उसकी कंपनी ने उसे दिया है और इसे पहनने के बाद ही उसे सब कुछ दिखता है। तनाका चश्मा पहनकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तकेडा उसे रोकता है और पूछता है, तू यहां करने क्या आया है? तनाका जवाब देता है, मैं तो यहाँ अपना काम करने आया हूँ। मेरी कंपनी के लोग एक खास चीज की तलाश में हैं। लेकिन तकेडा कहता है, मुझे तेरी कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानना, मुझे तेरे बारे में जानना है। इस पर तनाका मुस्कुराकर कहता है, अच्छा तो आखिरकार तुम समझ ही गए। असल में मैं यहाँ नूनू की समा की वजह से आया हूँ और उसके साथ मुझे कुछ करना है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि आखिर वो करने क्या वाला है। योशिकी अपने घर लौट आया था। वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा था। योशिकी को परेशान देख उसकी माँ पूछती है, क्या सब ठीक है बेटा योशिकी? जिस पर योशिकी बस इतना कहता है, हाँ। लेकिन माँ चुप नहीं रहती। वो फिर पूछती है, तुम और हिकारू तकेडा के घर पर आखिर कर क्या रहे थे? कहीं तुम दोनों ने तो कुछ गलत नहीं किया? जो भी है तुम मुझसे कह सकते हो। योशिकी जवाब देता है, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो खाना छोड़कर वहां से जाने लगता है। इसी बीच योशिकी के पिताजी घर आ जाते हैं। वो योशिकी को देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन योशिकी दोबारा हॉस्पिटल पहुंचता है। हिकारू अब भी बेहोश पड़ा होता है। तभी टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट आती है। न्यूज में एक टनल के बारे में बताया जा रहा था। कहा जाता था कि यह टनल हॉन्टेड है क्योंकि एक बच्चा वहां खेलते खेलते गायब हो गया था और उसके बाद एक आदमी जो इस टनल में वीडियो बनाने गया था वो भी फिर कभी वापस नहीं आया। री योशिकी से पूछती है, क्या तुम्हें पता है इस टनल को हॉन्टेड क्यों कहते हैं? योशिकी जानता था कि यह टनल हॉन्टेड मानी जाती है और काफी मशहूर भी है, लेकिन असल वजह उसे नहीं पता थी। तब री बताती है
बहुत सालों पहले इस गांव और आसपास के कई गांव में इंसानों की बहुत सारी हड्डियां मिली थीं। लोगों को टुकड़ों में दफनाने की ये परंपरा थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि हड्डियां तो मिली, मगर किसी का सिर कभी नहीं मिला। मतलब उन सबके सिर गायब थे। ये सुनते ही योशिकी को याद आने लगता है, अब तक जितने भी भूत उसने देखे थे, उनके सिर में हमेशा कुछ ना कुछ अजीब था। तभी री टनाका के बारे में पूछती है, वो आदमी कौन था? उसने हिकारू के साथ ऐसा क्यों किया? और वो यहाँ कर क्या रहा है? योशिकी कहता है, वो गांव की समस्याएं सुलझाने आया था, लेकिन उसने तो उल्टा हमारी ही प्रॉब्लम्स बढ़ा दी। इस पर री कहती है, इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अभी ये कमजोर है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई इंसान इसका कुछ बिगाड़ सके। इसके साथ सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है, इसे गांव से बाहर भगाना और कैद करना। फिर वो योशिकी को सावधान रहने को कहती है और टनाका के बारे में पता लगाने का फैसला करती है। जब योशिकी पूछता है कि तुम टनाका के बारे में कैसे पता लगाओगी, तो री कहती है, मुझे अंदाजा है, शायद उसकी कंपनी ने ही उसे यहां भेजा है। तभी हिकारू होश में आ जाता है। योशिकी बहुत खुश होता है उसे होश में देखकर, लेकिन री नोटिस करती है हिकारू अब पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रहा है, और इसकी वजह वही थी कि उसने अपनी बॉडी का एक हिस्सा योशिकी को दे दिया था। अगले दिन योशिकी और हिकारू स्कूल में होते हैं। वहां उन्हें एक अजीब सी कहानी पता चलती है। कहा जाता था कि जब भी गांव में खाने की कमी होती थी या कोई बीमारी फैलती थी, तो गांव वाले नए बच्चे पैदा करना बंद कर देते थे। इसके लिए वो लोग एक अलग ही तरीका अपनाते थे। कहा जाता है कि वो किसी तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। अब योशिकी इन सब बातों को और गहराई से समझने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो जानने की कोशिश करता है, उतना ही और उलझता जाता है। कभी लगता है ये सब सिर्फ लोगों का वहम है, तो कभी लगता है ये सच है, जैसे कोई सांप अब भी उनके गांव के ऊपर मंडरा रहा है। फिर योशिकी और हिकारू उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं जहां हिकारू को तकेड़ा के पिता ने जाने को कहा था। ये दोनों उसी श्राइन पर पहुंचते हैं जो इंडो परिवार से जुड़ी थी। जैसे ही उन्होंने श्राइन का दरवाजा खोला, दोनों के होश उड़ गए। अंदर बहुत सारे हेड्स पड़े थे। हर एक हेड अलग था, जैसे किसी असली इंसान के चेहरे से कॉपी किया गया हो। उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सब दोनों को घूर रहे हों। योशिकी और हिकारू को कुछ समझ ही नहीं आता। तभी हिकारू उनमें से एक हेड को छू लेता है और अचानक उसे फ्लैशबैक्स दिखने लगते हैं। उसका सिर दर्द से फटने लगता है। तभी हिकारू को याद आता है, इस गांव के लोग कोई साधारण पुजारी नहीं थे। उन्होंने असली इंसानों के सिर नुनु की सामा को चढ़ाए थे। मतलब श्राइन में जो हेड्स पड़े हैं, वो असली इंसानों के सिर की कॉपी हैं, जिन्हें नुनु की सामा को बलि चढ़ाया गया था। ये सब जानकर योशिकी और हिकारू दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि डर से उनकी फटकर हाथ में आ जाती है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से हिकारू योशिकी के घर आता है। उसे देखकर लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, मानो वो योशिकी के साथ कुछ करने वाला हो। जैसे ही योशिकी दरवाजा खोलता है, वो हिकारू को देखकर हैरान रह जाता है। वो पूछता है, इतनी रात को तुम यहाँ क्या करने आए हो? लेकिन हिकारू कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप मुड़कर वहां से चला जाता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।